प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हम बात करेंगे हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाने की इनकी संभावना है, ठीक है। और मैंने आपके लिए ही ये तैयार किए हैं, थोड़ा टाइम लगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप जरूर याद करके जाना क्योंकि ये एग्जाम में संभावित है, आएंगे जरूर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि ये हमारा एप्लीकेशन है, महेंद्र ब्यवर कोचिंग ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना आप सभी और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। क्रैश कोर्स के अंदर मैं कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूं। वहां पर जैसे चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ चैप्टर को समझाना है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इसके अलावा साथ ही वहां पर जितने भी PYQ हैं बुलेट क्लास, मैराथन क्लास के माध्यम से कवर करवाए जा रहे हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पुराने पेपर भी सोल्व करवाए जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। और बाकी आप भूगोल, राजनीतिक विज्ञान की बुक मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन घर पर आ जाएगी। मैं व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लेना, ये नंबर है मेरे 8955661301। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है नी, 8955661301, 89558955661301, ठीक है 01। चलो ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, कैमरे में बंद अपाइज कविता की मूल संवेदना क्या है, लिखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाइज जो कविता है इसकी मूल संवेदना क्या है। तो देखो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि ये जो कैमरे में बंद अपाइज कविता है ये किसकी कविता है, ये आपके रघुवीर साई की है। किसकी है? रघुवीर साई की। कैमरे में बंद अपाइज कविता किसकी है? रघुवीर साई की। कवि कौन है? रघुवीर साई। इस कविता में यहाँ पर कवि ने जो है रघुवीर साई ने जो है यहाँ पे करुणा और सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से प्रसारित मीडिया के कार्यक्रमों में निहित क्रूरता तथा शोषण को व्यक्त किया गया है। मीडिया माध्यम की एक ऐसी व्यावसायिकता है, यानी वो बिजनेस के तौर पे लेते हैं और संवेदनहीनता पर वो आक्षेप किया गया है उनके खिलाफ। तो यानी कैमरे में बंद अपाइज कविता इसकी मूल संवेदना क्या है, तो इसमें आप ये बता सकते हैं कैमरे में बंद अपाइज कविता की मूल संवेदना ये है कि इसमें जो मीडिया कर्मी हैं, जो दूरदर्शन वाले हैं, ठीक है, वो यहाँ पर किसी एक अपाइज या किसी एक अपंग व्यक्ति को जो है वो तरह तरह के प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे कि आपको अपाइज का मतलब अपंग व्यक्ति, ठीक है, जो शरीर से मतलब किसी अंग से त्रुटि में, ठीक है। तो उससे प्रश्न पूछ रहे कि आपको अपाइज होकर कैसा लग रहा है और आप अपाइज क्यों हैं, यानी ऐसे ऐसे प्रश्न उसके सामने कर। और बाकी जो दर्शक देख रहे हैं बस उनका एक ही उद्देश्य है, उन दूरदर्शन वालों का, मीडिया कर्मियों का, बस अपना जो है वो कार्यक्रम आकर्षक हो, ठीक है। इस तरीके से जो है वो बातें, यानी इस तरीके से जो है वो प्रश्न यहाँ पे कर रहे हैं एक अपाइज व्यक्ति पर। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिखना है कि इसमें जो है यहाँ पर जो मीडिया के कार्यक्रमों में यहाँ पर निहित क्रूरता और शोषण को यहाँ पर व्यक्त किया गया है, ठीक है। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है कि हम दूरदर्शन पर एक दुर्बल को लाएंगे, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। हम दूरदर्शन पर एक दुर्बल को लाएंगे, यहाँ पर दुर्बल को मतलब एक अपाइज व्यक्ति को लाने की बात कही गई है, ठीक है। और उसको लाकर क्या कहते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। तो इसमें लिख सकते हैं कि दूरदर्शन के कई कार्यक्रमों का उद्देश्य मानवीय संवेदना जगाना रहता है, ठीक है। उस पर दर्शकों की संख्या जो है वो बढ़े, उसमें रोचकता आए और संवेदना को सहजता से बेचा जा सके, इस दृष्टि से ऐसे जो है वो कार्यक्रम जो है प्रसारित किए जाते हैं, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आप दोनों क्वेश्चनों का आंसर इस तरीके से लिखना। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन आपके जो अतीत में दबे पाव हैं, अतीत में दबे पाव, ये जो पार्ट है हमारा हिंदी के अंदर, वहां से ये क्वेश्चन है। बाकी आप मोहनजोदड़ो का नाम सुनते ही कई इतिहास वाले, अगर जिन्होंने चैप्टर भी हिंदी के अंदर ये अतीत में दबे पाव चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मोहनजोदड़ो तो हिस्ट्री का सवाल है, आप हिंदी में कैसे करा रहे हैं। तो ये अतीत में दबे पाव प्यारे विद्यार्थियों जो चैप्टर है वहां से मोहनजोदड़ो की किस इमारत को सबसे ऊंचे चबूतरे पर स्थित बताया गया है, महाकुंड को, बौद्ध स्तूप को, सभा भवन को या ज्ञानशाला को। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको आंसर करना है बी, यानी बौद्ध स्तूप को, ठीक है। याद रखना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दुनिया के सबसे प्राचीन व नियोजित शहर हैं, ध्यान रखना। और ये मोहनजोदड़ो, इसका जो प्रमुख अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला, यानी कि मुर्दों का टीला। और याद रखना, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 के अंदर हुई थी। किसने की थी? राखलदास ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं? तो आप सिंधु नदी के किनारे हैं, इसका आंसर ये सिंधु नदी करना। हड़प्पा अलग है, मोहनजोदड़ो अलग है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। हालांकि सिंधु की ही सहायक नदी है रावी नदी, ये थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रमुख कृषि उत्पाद को उगाते थे? चाय, कपास, कॉफी, अनाज। यहाँ पे अनाज है, ओके।
अन्नास। चलो आंसर करिएगा आप सभी विद्यार्थी फटाफट। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किस प्रमुख कृषि उत्पाद को जो है वो उगाते थे? जी हाँ बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर किया है बी, उन सभी का राइट है। कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपास। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कविता के बहाने शीर्षक कविता का कथन स्पष्ट कीजिएगा। पहले तो देखो, एक तो दो कविता, एक मैं आपको बता दूं, एक तो है कविता के बहाने, ठीक है, और एक है आपके सामने बात बात सीधी थी, बात सीधी थी पर। ये दो कविताएं हैं, ठीक है। अब यहां पर जो कविता के बहाने जो कविता है वो किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों काव्य संग्रह से। और जो बात सीधी थी जो कविता है, ये आपके कोई बात दूसरा, कोई क्या नाम है, बात दूसरे नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, ये काव्य संग्रह है, ठीक है। कोई दूसरा नहीं, ये भी काव्य संग्रह है, और इन दिनों ये भी काव्य संग्रह है। इन दिनों काव्य संग्रह से कौन सी कविता लिखी गई है? कविता के बहाने। और कोई दूसरा नहीं, इस काव्य संग्रह से जो ली गई है वो कविता है, वो है बात सीधी थी पर। और ये दोनों ही कविता किसकी है? ये है आपके कुंवर नारायण की। किसकी है? कवि कौन है? कुंवर नारायण। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? कुंवर नारायण। ये ध्यान रखना आप सभी, ठीक है। अब देखते हैं ये आपके जो कविता है, कविता के बहाने शीर्षक कविता का कितने स्पष्ट आपको करना है। तो इसमें देखो, कविता चिड़िया की उड़ान और फूलों के विकास से भी अधिक जो है काल्पनिक उड़ान और भावात्मक सुगंध वाली होती है। इसमें जो है कवि ने यहाँ पर जो है वो कविता की तुलना चिड़िया से भी की है, फूल से भी की है और बच्चे से करते हैं, ठीक है। इस कविता को अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें कवि जो है कुंवर नारायण यहाँ पे कविता की तुलना किस किस से करते हैं? चिड़िया से करते हैं, फूल से करते हैं और बच्चे से करते हैं, ठीक है। कविता चिड़िया की उड़ान फूलों के विकास से भी अधिक जो है वो काल्पनिक उड़ान है और भावात्मक सुगंध वाली होती है। कविता बच्चों के खेल जैसी आनंददायी होती है, लेकिन आज के युग में यांत्रिकता के दबाव में कविता के अस्तित्व पर जो है वो संकट आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आप बता सकते हो। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिपि हैं। देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, देवनागरी, फारसी, गुरुमुख, रोमन। इसका आंसर आप मुझे सभी विद्यार्थी करो देखे आंसर फटाफट। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? जल्दी से इसका आंसर करो देखिए फटाफट, फटाफट करो देखिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हाँ, क्या आंसर कर रहे हो आप सभी? बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने इसका आंसर किया है, जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर किया है देवनागरी, उन सभी का राइट है। हिंदी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी। मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, देखो वैसे आप याद रखना, आपकी हिंदी हो गई, ठीक है, हिंदी, इसके अलावा संस्कृत हो गई, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इन सभी की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है प्यारे विद्यार्थियों? देवनागरी लिपि। ये आप ध्यान रखना, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इनकी लिपि कौन सी है? देवनागरी, ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। अंग्रेजी की तो रोमन लिपि है, ये रोमन जो है आपके अंग्रेजी की है। किसकी है? अंग्रेजी की। अंग्रेजी की लिपि पूछे तो रोमन करना है। गुरुमुख याद नहीं रखा, गुरुमुख याद रखना पंजाबी भाषा की लिपि है, पंजाबी की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की गुरुमुख लिपि है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, और फारसी ये लिपि है प्यारे विद्यार्थियों, ये फारसी लिपि है, किसकी है? ये उर्दू की है। उर्दू की पूछा ना कि उर्दू की लिपि कौन सी है, तो उर्दू की फारसी लिपि है। बाकी हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इनकी लिपि देवनागरी है। चलो लिपि से क्वेश्चन गलत मत करना। चलो आगे देखो, भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण करता है लिपि, व्याकरण, बोली, शब्द या फिर शब्द अर्थ। यहां दे रखा है, चलो आंसर करो फटाफट, फटाफट। भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण जो है वो व्याकरण करता है। कौन करता है? व्याकरण, ठीक है, व्याकरण। भाषा को सही ढंग से लिखने के ढंग को क्या कह सकते हैं? व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, शुद्ध और सार्थक स्वरूप का जो निर्धारण करता है वो व्याकरण ही करता है। इसके चार अंग हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा व्याकरण। लिपि, लिपि किसे कहते हैं? लिपि जो है वो ध्वनियों को लिखने के लिए, आप इसका आंसर ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में होता है, ठीक है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में होता है उसे लिपि कहते हैं। और बोली जो है आप लिख सकते हैं कि सीमित क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली को ही आप उपभाषा कह सकते हो, उपभाषा, बोली या उपभाषा आप कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो,
शिरीष के फूल को किसके समान बताया गया है? शिरीष के फूल को यहाँ पे जो है प्यारे विद्यार्थियों, शिरीष का फूल, ये चैप्टर किसका है? ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो मैं कुछ इर्द गिर्द प्रश्न भी बता रहा हूं, वो भी आप जरूर याद रखें, ठीक है। शिरीष के फूल को किसके समान बताया गया है? शिरीष के फूल को अवधूत के समान बताया गया है। यहाँ पे अवधूत का जो अर्थ होता है वो होता है सन्यासी। क्या होता है? सन्यासी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, शिरीष के फूल को सन्यासी के समान बताया गया है। चलो, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो वो व्याकरण शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण शास्त्र। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट, यानी कि प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब समाचार पत्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? समाचार पत्र की, ठीक है। और आधुनिक माध्यमों की बात करें तो वो इंटरनेट है। पुराना माध्यम आपका प्रिंट हो जाएगा, समाचार पत्र। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के कुंड की विशेषता क्या है? पक्की ईंटों का जमाव, या लकड़ी की संरचना, या कच्ची ईंटों का प्रयोग, या बिना सीढ़ियों का डिजाइन। तो मोहनजोदड़ो के कुंड की जो सबसे उपयुक्त जो विशेषता है वो क्या है? पक्की ईंटों का जमाव। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो में उपयुक्त जल निकासी व्यवस्था के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ है? मिट्टी का, पत्थर का, पक्की ईंटों का, प्लास्टिक का। तो मोहनजोदड़ो में उपयुक्त जल निकासी व्यवस्था के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ प्यारे विद्यार्थियों? पक्की ईंटों का, ठीक है। आपको सी आंसर करना है, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। ओके, ये आप सभी को याद रखना है। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसको अच्छे से आप याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। चलो नेक्स्ट आगे देखो। स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। यहाँ पे जूझ का अर्थ क्या होता है? जूझ का अर्थ होता है संघर्ष, ठीक है। इसमें कवि हैं आपके लेखक हैं आनंद यादव। यहाँ पे आनंद यादव से जो प्रमुख, ठीक है, आनंद यादव ने किस प्रकार से जो है वो मतलब संघर्ष किया, इसमें यहाँ पे इस कहानी के अंदर ये बताया गया है। तो इसमें देखते हैं स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा, वो आपको जूझ कहानी के आधार पर बताना है। तो इसमें आप देखेंगे तो लेखक थे आनंद यादव। लेखक जब स्कूल जाने लगा तो प्रारंभ में जो है वो शरारती लड़कों के कारण वह थोड़ा डरा सहमा रहता था, लेकिन कक्षा मॉनिटर वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद और गणित तथा मराठी विषय के अध्यापकों के अच्छे व्यवहार के कारण लेखक का ध्यान पढ़ाई में लगने लग गया, ठीक है। थोड़ी शुरुआत में दिक्कत आई, शुरुआत में कुछ शरारती बच्चे थे उसके साथ गलत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही क्लास का जो होशियार बच्चा था वसंत पाटिल नाम का, उसके साथ मित्रता होती है और प्रमुख जो टीचर होते हैं उनके अच्छे व्यवहार से जो है वो लेखक का मन धीरे धीरे पढ़ाई में लगने लग गया। वे पहले की अपेक्षा ध्यान देकर पढ़ने लगा और कक्षा के होशियार छात्रों में जो है उसका नाम आने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको बताना है इस जूझ कहानी के आधार पर। नेक्स्ट आगे देखो। लेखक ने कविता लिखने की प्रेरणा जो है वो कहां से ली है? गांव की प्राकृतिक सुंदरता से, स्कूल की कविताओं से, या मास्टर के द्वारा सुनाई गई कविताओं से, या अपने दोस्तों से। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेखक ने कविता लिखने की प्रेरणा कहां से ली है? तो लेखक ने प्रेरणा ली है अपने गांव की प्राकृतिक जो है वो सुंदरता से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखो। लेखक को कविता कब गुनगुनाने का मौका मिलता था? स्कूल के अंदर मिलता था, जानवर चराते समय, या खेतों में काम करते समय, या गांव में घूमते समय। देखो फिर लेखक को कविता कब गुनगुनाने का मौका मिलता था? यानी गुनगुनाने का मतलब एक तरीके से जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज में वो गा सकता था। तो वो जो है जानवर चराते समय, ठीक है, जानवर चराते समय जो है वो जोर जोर से चिल्ला सकता था, जोर जोर से जो है वो ऊंची ऊंची आवाज में जो है वो गा सकता था। आत्म परिचय कविता का प्रतिपद्य लिखिएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमने चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं, कोर्स के अंदर मैंने करवाया है। हरिवंश राय बच्चन जी की दो प्रमुख कविताएं हैं, एक तो है आत्म परिचय और एक है दिन जल्दी जल्दी डलता है, ठीक है। तो आत्म परिचय जो पहली जो कविता है उसका यहाँ पे प्रतिपद्य आपको बताना है। तो आत्म परिचय कविता में जो है हरिवंश राय बच्चन ने यहाँ पे अपनों को जानने से, यानी आत्म परिचय कविता का प्रतिपद्य अपने को जानने से है, जो कि दुनिया को जानने से कई अधिक कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता है, ठीक, खट्टा मीठा होता है। जीवन से पूरी तरह अलग रहना संभव नहीं होता है, फिर भी कवि की दुनिया उसी अपने अस्मिता, अपनी पहचान और अपना परिवेश ही होता है। फिर भी संसार से सामंजस्य रखते हुए कवि जीवन में जो है मस्ती आनंद अपनाने का संदेश देता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें यह पर आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट, शिरीष के फूल कविता में शिरीष के फूल का क्या महत्व है? सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक, प्राकृतिक या ऐतिहासिक? तो शिरीष के फूल, इसके कवि कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि हैं,
ठीक है। सीरीज के फूल, कविता में सीरीज के फूल का क्या महत्व है? तो सीरीज के फूल का महत्व ये है भाई, सीरीज का फूल जो है वो मुरझाता नहीं है, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा होगा कि ये सुख दुख की प्रति चिंता नहीं करता। अब इसका आधार पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पर जो है प्राकृतिक आपके सांस्कृतिक महत्व को उजागर किया है, बिल्कुल इसके तहत, ठीक है। इस कविता पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। कविता में सीरीज के फूल का वर्णन किस भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है? देखो, उत्साह, गम, संतोष, इनमें से कोई नहीं। उत्साह, गम तो नहीं, संतोष, बिल्कुल सी आंसर होगा इसमें, ठीक है, संतोष। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय में अलंकार कौन सा है? यहाँ पे कनक कनक, देखो एक शब्द, कोई भी शब्द किसी वाक्य में दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार माना जाता है। कौन सा अलंकार माना जाता है? यमक अलंकार। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। देखो, कनक कनक, एक कनक का यहाँ पे अर्थ हो गया धतूरा और दूसरे कनक का यहाँ पे अर्थ हो गया सोना, ठीक है। तो कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर एक शब्द ही है, दो बार आया है और प्रत्येक बार इसका अर्थ भिन्न है, अलग है, तो यहाँ पे यमक अलंकार माना जाएगा। अगर आपने अलंकार ट्रॉफी को पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा, बाकी नहीं समझ में आएगा, बाकी मक्के मार सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो का विस्तार लगभग कितना था? सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो का विस्तार लगभग कितना था, ये आपको बताना है। 100 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर, 400 हेक्टेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल 200 हेक्टेयर सभी राइट, बी आंसर वाले सभी राइट हैं। 200 हेक्टेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, भक्तिन नामक संस्मरण में खोटे सिक्कों की टकसाल किसे वे क्यों कहा गया है? तो देखो, भक्ति नामक संस्मरण में खोटे सिक्कों की टकसाल किसे वे क्यों कहा गया है, इसका उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ में खोटे सिक्कों की टकसाल लक्ष्मी यानी कि भक्तिन को कहा गया है। भक्तिन का मूल नाम, भक्तिन का वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो आप लक्ष्मी या लक्ष्मीन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसने जो है पितृसत्तात्मक मान्यताओं वाले समाज में जो है वो लगातार 3 पुत्रियों को जन्म दिया था, इसीलिए, ठीक है। इस प्रकार से जो है भक्तिन को यहाँ पे खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, इसमें यहां पर किसका जिक्र किया गया है? सेवा भावना का, चाटुकारिता का, या स्वाभिमान का, या सहृदयता का? तो जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। जग यानी कि जग यानी संसार, संसार में उन्हीं की पहुंच होती है, ठीक है, जो संसार की बातों में हाँ मिलाए रहते हैं। तो यहाँ पे इसमें किसका जिक्र किया गया है? तो स्वाभिमान का, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, बात सीधी थी कविता कैसी है? बिंब प्रधान, लौकिक, नई कविता, पौराणिक। बात सीधी थी कविता, वो कैसी कविता है? वो एक नई कविता है। कैसी कविता है? नई कविता। इसमें आंसर सी करना। चलो नेक्स्ट, लेखक ने किस शिक्षक से कविता लेखन सीखा? बताओ। देखे, नवा सौदलगेकर, देसाई दादा, वसंत पाटिल, गणित के मास्टर। तो इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए है और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नहीं, चलो और भी देखे मैं, और चलो इसका आंसर मुझे आप देना। देखो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लेखक ने किस शिक्षक से कविता लेखन सीखा है? आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट में देना, ओके। सभी का आंसर आना चाहिए, जो भी देख रहे हैं सुनो, सभी ने आंसर देना है, ठीक है नहीं? सबने आंसर देना है, अपना नाम जरूर बताना कि कहां से क्लास देख रहे हो आप, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है और बाकी आगे और है। मैंने सोचा कि ये लास्ट प्रश्न था, हाँ ये है। चलो इसी के साथ फिर होते हैं। ये अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित ये क्वेश्चन है। किस खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? देखो, किसी खबर का, कोई भी खबर है, कोई भी घटना है, उसका घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो वो लाइव कहलाता है। लाइव के जरिए देखो, आप भी, जैसे मैं लाइव पढ़ाता हूँ तो आप, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप तुरंत मुझे देख रहे हो वहां से, तो घटना यानी कि यहाँ से जो है किसी खबर का घटना स्थल से, भाई घटना स्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। लाइव, लाइव के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो कॉलिंग हो गया। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो ये ताम्र काल में सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो, ठीक है। बाकी कविता के पंख लगा उड़ने के माने कौन नहीं जानता? तो चिड़िया नहीं जान सकती कि भाई कविता के पंख लगा उड़ने के माने कौन नहीं जान सकती। इसमें कवि कल्पना के माध्यम से जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो पहुँच सकता है, सोच सकता है। लेकिन चिड़िया बस अपने आसपास ही, कभी इधर टहलती कभी इधर टहलती है, तो अपने आसपास ही एरिया में, ठीक है, टहलती है।
तो इसमें यानी कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती, ऐसा कवि ने यहाँ पे बताया है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, बस ये हमारे हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करवाए। आप सभी का ये कर्तव्य बनता है, आप सभी का ये दायित्व बनता है कि आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करें और अपने सभी साथियों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी मैं आपको यही कहना चाहूँगा, क्लास खत्म होते होते प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके भूगोल विषय हैं तो आप भूगोल की ये बुक मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन घर पर आ जाएगी आपके 3 दिन में। और ये राजनीतिक विज्ञान की बुक है तो इसको भी आप घर मंगवा सकते हैं। देखो कुछ जगह बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अभी बहुत से विद्यार्थियों ने ऑर्डर भी किए हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मान लो वो आपके लोकेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो कुछ 3 दिन का टाइम लग जाता है, किसी के 4 दिन का भी टाइम लग जाता है, किसी के 5 दिन का भी टाइम लग जाता है। तो वो थोड़ा आपके लोकेशन पर थोड़ा क्या पता कभी पोस्ट ऑफिस में यानी बीच में रुक जाती है किताबें, ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है, बाकी 3 दिन में पहुंच जाती है सभी जगह, ठीक है। तो मैसेज कर देना, आपको ज़्यादा नहीं तो 4 या 5 दिन में पहुंच जाएगी। मेरा नंबर दे रहा हूँ ये 8955661301, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर देना आप सभी जिसको भी चाहिए। ओके, बाकी आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करो आप प्ले स्टोर से, वहां पर पीडीएफ आपकी इसकी मिल जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ। सभी को एक बार फिर राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओके।